हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत रावत आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो नर जनन तंत्र है उसको पूरा डिटेल उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो ये कई अंगों से मिलकर, ऑर्गन्स से मिलकर के बना हुआ होता है और सभी ऑर्गन्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेल होते हैं उनमें एक जोड़ी, ये जो दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये एक जोड़ी यहाँ पर वृषण होते हैं। प्रत्येक मेल्स में एक जोड़ी क्या होते हैं, वृषण, या इनको हम टेस्टिस कहते हैं। और टेस्टिस जो होती हैं, इनमें टेस्टिस की अगर अपन संरचना देखते हैं या इनकी अनपस्थ काट देखते हैं तो इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो स्पर्म बनते हैं वो वृषण के अंदर ही बनते हैं। टेस्टिस जो संरचनाएं हैं और ये एक जोड़ी होती हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम अगर अनुप्रस्थ काट इसकी देख लेते हैं तो इसके अंदर अनेक संरचनाएं दिखाई देती हैं, नलिकाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं। उन नलिकाकार संरचनाओं को इस टाइप की संरचना दिखाई देगी। अगर हम वृषण की अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इस टाइप की संरचना दिखाई देगी। तो अनेक नलिकाएं जो होती हैं, यही वो नलिकाएं हैं जो शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करती हैं। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो इन नलिकाओं को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इनको बोल सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के चारों तरफ जो संयोजी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। इन संयोजी ऊतक में अनेक प्रकार की लेडिंग सेल उपस्थित होती हैं। ये लेडिंग जो सेल होती हैं ये अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं जो कि इनके संयोजी ऊतक में प्रेजेंट होती हैं। और इनको क्या कहते हैं, जो कि इन नलिकाओं के चारों तरफ जो संयोजी ऊतक है उसमें जो उपस्थित होती हैं अंतःस्रावी कोशिकाएं, उनको हम लेडिक सेल कहते हैं और या लेडिक सेल बोल सकते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं, नर हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। नर हार्मोन जैसे किसको सीक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये सीक्रेट करती हैं जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो किससे होता है, लेडिक सेल से होता है। इसके अलावा इनमें अगर हम देखें, इनकी संरचना देखें, नलिकाओं की संरचना देखें तो इनकी जो सबसे चारों तरफ जो भित्ति होती है इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, इसको कहा जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। और जर्मिनल एपिथेलियम से ही यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। बीच बीच में इनमें कुछ सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। लंबी जो आलंबक कोशिकाएं होती हैं इसमें वो कहलाती हैं सर्टोली कोशिकाएं। और जो यहाँ पर बीच बीच में ये लंबी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। इसको क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल कहा जाता है या सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। और यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं, ये यहाँ पर बीच बीच में जो गोलाकार कोशिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यही वो सेल्स होती हैं जिनके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। और जब स्पर्म या शुक्राणु बन जाते हैं तो उनका परिपक्वन जो है, उनको पोषक पदार्थ जो प्रदान करती हैं वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं, सर्टोली सेल। तो ये हमने टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट बताई हुई है कि अगर टेस्टिस के हम टीएस देखते हैं तो ये अनेक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बनी हुई होती हैं। और जो शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं, ये वाली जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु या स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म हैं या स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और कौन करता है, तो यहाँ पर जो इनकी जो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं वही इसका निर्माण करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। और स्पर्म को ये पोषक पदार्थ प्राप्त करने का काम करते हैं। और जो लेडिक सेल्स होती हैं यहाँ पर उनका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना, जो कि एक नर हार्मोन्स है। तो ये इसमें हमने आपको बताया हुआ है। ये अनुप्रस्थ काट है वृषण की।
यहाँ पर ध्यान दें, जो वृषण हैं, जो नर में वृषण पाए जाते हैं, इनका काम क्या है? तो इनका काम स्पर्म का निर्माण करना है। कहाँ इनकी स्थिति कहाँ होती है शरीर में? तो ध्यान रखें, ये शरीर में उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं। जो वृषण हैं ये शरीर से बाहर, उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में प्रेजेंट होते हैं। इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको वृषण कोश कहा जाता है। जिसमें वृषण प्रेजेंट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उसका नाम क्या है? वृषण कोश, या इसको हम बोल सकते हैं सैक्रोटल सैक कह सकते हैं। सैक्रोटल जो सैक है या वृषण कोश जो हैं, उसमें ये वृषण सुरक्षित रहते हैं और वृषण कोश उदर गुहा से बाहर होते हैं। तो चूंकि ये उदर गुहा से बाहर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इन वृषण कोश में जो शरीर का तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। शरीर तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृषण कोश का कम होता है, जिससे स्पर्म के बनने में महत्वपूर्ण टेम्परेचर इनको प्राप्त हो जाता है। जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उतना प्राप्त हो जाता है। भ्रूणी अवस्था में तो ये उदर गुहा में ही धसे होते हैं, लेकिन ये वयस्क अवस्था में जो है वो कहाँ चले जाते हैं? वृषण कोश में सुरक्षित। तो एक जोड़ी वृषण कोश पाए जाते हैं नर में, और जो वृषण हैं वो भी एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर, वृषण के ऊपर एक संरचना पाई जाती है यहाँ पर, इसको हम अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। और अधिवृषण, या हम इसको बोल सकते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है, अधिवृषण जो है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो हमने अभी बताया कि वृषण के अंदर अनेक नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम शुक्रजनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। और ये सभी शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं, जिसे वृषण जालक कहते हैं। और वृषण जालक जो है ये वृषण के पश्च वाले भाग पर फैला रहता है। तो इस संरचना को हम अधिवृषण कहते हैं। और अधिवृषण में ही क्या होता है? अधिवृषण के अंदर जो शुक्राणु यहाँ पर फॉर्मेट होंगे, जो वृषण के अंदर शुक्राणु बनेंगे, वो शुक्राणु अधिवृषण एपिडिडाइमिस नलिकाओं में ही संचित होते हैं, और वहीं पर उनका मैचुरेशन, परिपक्वन भी अधिवृषण के अंदर ही होता है। तो ये अधिवृषण है। और अधिवृषण से एक नलिकाकार, अधिवृषण की जो नलिकाएं हैं वो मिलकर एक मोटी नलिका बनाती हैं। इस मोटी नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी। इस मोटी नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी, या इसको हम बोल सकते हैं वास डिफरेंटिया। वास डिफरेंटिया कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ये वास डिफरेंटिया जो है ये भी दोनों तरफ प्रत्येक वृषण से चूंकि निकलती हैं, इसलिए इनकी संख्या भी एक जोड़ी होती है। और दोनों ओर की जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं ये आगे जाकर एक फूली हुई संरचना में खुलती हैं। इन फूली हुई संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय, या इसको हम बोल सकते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल या सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये भी एक जोड़ी संख्या में होती है। और दोनों ओर के सेमिनल जो वेसिकल्स होते हैं ये यहाँ पर एक नलिका से यहाँ खुलते हैं। इस नलिका को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्खलन नलिका कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्खलन नलिका, या हम इसे बोल सकते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। इसे बोल सकते हैं एजाकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। और ये आगे जाकर के ये मूत्र जनन नलिका में खुलती है। ये जो है इसको हम बोलते हैं मूत्र जनन नलिका कहते हैं। इसको मूत्र जनन नलिका इसको कहा जाता है। इसमें ये जो स्खलन नलिका है वो जाकर के खुलती है। यहाँ पर इस मूत्रजनन नलिका के यहाँ पर दोनों तरफ एक संरचना होती है। इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। और इसके नीचे की तरफ एक जोड़ी और ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, या इसी को हम काउपर ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा
ये आगे जाकर के मूत्र जनन नलिका के ऊपर जो त्वचा का आवरण होता है, इसको, इस संरचना को पेनिस कहा जाता है या इसको सिसन कहा जाता है। तो ये जो अंग हमने इसमें दिखाए हुए हैं, ये सभी जो अंग हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर ये जो थैलेनोमा संरचना दिखाई दे रही है, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर इसको कहते हैं। और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में दो नलिकाएं आकर खुल रही हैं, तो इसको यूरेटर्स कहा जाता है। ये मूत्र वाहिनियाँ होती हैं जो यहाँ पर मूत्र को यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ती हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र आगे मूत्र जनन नलिका से बाहर खुलता है। अब इसको पूरी प्रोसेस इसकी समझ लेते हैं, किसमें कौन सा किसका क्या वर्क होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वृषण में स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये शुक्राणु यहाँ पर आकर के अधिवृषण वाली जो संरचनाएं होती हैं उनमें, उन नलिकाओं में ये जो शुक्राणु हैं वो संग्रहित होते हैं, स्टोरेज होते हैं, और वहाँ पर स्टोरेज होते हैं और वहीं पर इनका मैचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है। और इसके बाद जो शुक्राणु हैं ये शुक्र वाहिनी या वास डिफरेंटिया से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये पहुँचते हैं शुक्राशय में, सेमिनल वेसिकल में। शुक्राशय में शुक्राणुओं का संग्रह नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है, केवल इनका काम क्या है, तो शुक्राशय एक प्रकार की इनमें सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं नर में, और इनसे पीले रंग का तरल पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राशय से पीले रंग का तरल पदार्थ स्रावित होता है, और ये लगभग 60 से 70% भाग बनाता है वीर का। वीर या जो सीमन होता है इसका 60 से 70% भाग कौन बनाता है, तो ये बनाता है जो शुक्राशय है, इससे स्रावित जो पदार्थ है ये वीर का, सीमन का 60 से 70% भाग बनाता है। ठीक है। अब जो आगे वीर क्या है, सीमन क्या है, तो सीमन एक तरल पदार्थों का जिसमें शुक्राणु भी प्रेजेंट रहते हैं, सभी मिलकर के वीर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर शुक्राशय एक प्रकार की सहायक एसेसरी ग्लैंड होती है नर में, और ये पदार्थ को स्रावित करती हैं जो वीर का 60 से 70% भाग बनाते हैं। और यह इसमें शुक्राणु यहाँ से आ जाते हैं स्पर्म, और इस प्रकार आगे की ओर जो बढ़ते हैं किसमें, स्खलन नलिका या एजाकुलेटरी डक्ट में, और एजाकुलेटरी डक्ट आगे की ओर मूत्र जनन नलिका में खुलती है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको बोल सकते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों कहते हैं इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट, तो इसमें चूंकि मूत्र नलिका भी खुल रही है और इसमें जनन नलिका भी रहती हैं, तो दोनों रहती हैं, वीर और मूत्र दोनों का चूंकि इसमें सिक्रेशन होता है, इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट या मूत्र जनन नलिका कहते हैं। जब यहाँ से गुजर रहा होता है तरल पदार्थ, तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है, अपने कुछ तरल पदार्थ को उसमें क्या करती है, सीक्रेट करती है, स्रावित कर देती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल पदार्थ स्रावित होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये जो तरल पदार्थ होते हैं कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और ये वीर का 25 से 30% भाग बनाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव और शुक्राशय का स्राव मिलकर वीर का संपूर्ण भाग बनाते हैं, और ये इसको अम्लीय, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है, वीर को अम्लीय बनाने का काम करती है। आगे की तरफ जब बढ़ता है तरल पदार्थ, तो उस समय बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या जो काउपर्स ग्लैंड्स होती हैं वो भी अपने तरल पदार्थ को स्रावित करती हैं, और इनका जो तरल पदार्थ होता है वो क्षारीय होता है। ये क्षारीय होता है इनका तरल पदार्थ, और ये क्या काम करता है, इसको चिकना, जो मूत्र जनन नलिका है इसको चिकना बनाने का काम करता है क्षारीय पदार्थ। और ये आगे जाकर के मूत्र जनन छिद्र के द्वारा, यहाँ पर शरीर पर जो छिद्र होता है इसको हम बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, या इसको बोलते हैं मूत्र यूरिनोजेनाइटल एपर्चर बोलते हैं। और इस नलिका के, मूत्र जनन नलिका के चारों तरफ जो
संरचना होती है ये पेनिस या सेशन है जो बाह्य जननांग के रूप में कार्य करता है और कॉपुलेशन मैथुन की क्रिया में सहायक होता है। तो इस प्रकार मूत्रजनन नलिका इस छिद्र से बाहर खुलती है और मूत्रजनन छिद्र से बाहर खुलती है और इसी छिद्र से वीर और मूत्र दोनों का उत्सर्जन किया जाता है। तो दोस्तों ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।